गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट 2। तो इससे पहले पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको डिटेल्ड के अंदर बताया हुआ है कि सॉल्वेंसी रेशोस क्या होती हैं, कौन सी रेशो निकलती है इसके अंदर। डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो और चौथी कौन सी है हमारे पास, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो ये 4 रेशोज निकलेंगी। इसका क्या रेलिवेंस है, क्यों हम ये रेशो को निकालते हैं, वो सारा कुछ मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर चेक भी कर सकते हो। चलो, तो ये है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशो का पार्ट 2, जिसमें हम थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि टोटल एसेट्स आर 12 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, वर्किंग कैपिटल 4 लाख, नॉन करंट एसेट 6 लाख, टोटल डेब्ट। ये फाइंड क्या करना है, डेट इक्विटी रेशो एंड प्रोप्राइटरी रेशो। तो फाइंड हमने करना है सबसे पहले डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो मतलब क्या हो गया, डेब्ट कौन से वाले, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन इक्विटी। प्रोप्राइटरी रेशो क्या होगा, प्रोप्राइटरी रेशो हमारे पास क्या होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। तो ये दो चीजें हैं हमारे पास। अब हमने देखना है कि हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास क्या चीज अवेलेबल है और क्या चीज को हमें निकालना है। देखो, टोटल एसेट्स ही हमें सिर्फ दे रखी है और हमें और कोई चीज दे रखी है नहीं। टोटल डेब्ट दे रखा है, किसी में कुछ दे रखे है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली डेट और इक्विटी को निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको डेट और इक्विटी को निकालने की बारी आए तो आपने फटाफट क्या बना लेना है, हमने बना लेना है बैलेंस शीट को। तो पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट डिटेल में आपको ये बैलेंस शीट समझाई थी। तो क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर, ये है एसेट साइड और ये है आपकी कौन सी, लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड के अंदर कितनी चीजें आएंगी, दो चीजें, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। और क्या बनेगा, टोटल एसेट। और इसके अंदर कितनी चीजें आएंगी, तीन चीजें। कौन सी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो इसको मिलाकर क्या बनता है, टोटल लायबिलिटी। तो अब ध्यान से देखना है कि अब इसी से हमारा डेट और इक्विटी निकलेगा। तो देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब इसको वैल्यू को पुट करना है। तो हमें 12 लाख रुपए की क्या दे दी, टोटल एसेट्स दे दी। कैपिटल इंप्लॉयड, तो कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, कैपिटल इंप्लॉयड। ये कितना दे दिया हमें, ये दे दिया 10 लाख। अच्छा, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये भी कितना दे दिया हमें, 4 लाख। नॉन करंट एसेट्स, तो नॉन करंट एसेट कितना दे दिया, 6 लाख। देखो, नॉन करंट एसेट्स दे दिया तो क्या चीज निकल सकती है अब मेरे पास 12 लाख में से 6 लाख माइनस करूंगा तो करंट एसेट्स कितनी आ गई, 6 लाख। और टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी, 12 लाख। तो अगर टोटल लायबिलिटी 12 लाख है तो करंट और कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है, तो करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 2 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 2 लाख, ठीक है ना। और मेरे को दे रखा है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। वो कितना है, वो है 8 लाख। तो अगर करंट लायबिलिटी 2 लाख है तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 6 लाख। और अगर टोटल 12 लाख है और ये 8 लाख है तो ये कितना होगा, शेयर होल्डर फंड कितना होगा, 4 लाख। क्योंकि ये 12 लाख था टोटल लायबिलिटी, नॉन करंट एंड करंट हमें पता चल गया, तो शेयर होल्डर फंड कितना होगा, 4 लाख। चलो, तो अब हमारे पास ये सारी हमने बैलेंस शीट की चीजें निकालनी है। बस अब हमने सिंपल क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो डेप्ट मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म डेट, कितने हो गए, 6 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना है, 4 लाख। तो व्हाट इज द रेशो, रेशो विल बी 1.5 रेशो 1। और इसमें देखेंगे शेयर होल्डर फंड कितना था, 6 लाख। टोटल एसेट्स कितनी थी, 12 लाख। तो व्हाट इज द रेशो, 0.5 रेशो 1। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें बैलेंस शीट को अच्छे से बनाना आना चाहिए, उसके बाद सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। एक बार हमने बैलेंस शीट के हिसाब से चीजों को कर लिया। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड करंट लायबिलिटी एंड डेट इक्विटी रेशो। करंट लायबिलिटी फाइंड आउट करनी है और डेट इक्विटी रेशो फाइंड आउट करनी है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, टोटल एसेट टू डेट रेशो में दे रखी है कितनी, 2:1। कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया कितना, 10 लाख। शेयर होल्डर फंड कितना दे दिया, 4 लाख। और व्हाट इज द करंट लायबिलिटी। तो देखो, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमें ना टोटल एसेट्स दे रखे हैं ना ये दे रखे हैं, हमने निकालनी करंट लायबिलिटी और डेट इक्विटी रेशियो है, तो हम फटाफट क्या बना लेंगे, एक छोटी सी बैलेंस शीट कि नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इधर विल बी
टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ठीक है ना। और टोटल लायबिलिटी में क्या चीजें आएंगी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब हमें इन दोनों का टोटल दे दिया, कितना दे दिया 10 लाख, और शेयर होल्डर फंड कितने दे दिए 4 लाख। तो अगर शेयर होल्डर फंड 4 लाख है तो नॉन करंट लायबिलिटी कितना होगा 6 लाख। तो हमारे पास क्या दे दिया, नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि टोटल एसेट टू डेट में डेट दे दिया, कितना दे दिया 6 लाख। तो टोटल एसेट्स कितने होंगे, हम निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू, टोटल एसेट्स की वैल्यू कितना 6 लाख इंटू 2, 12 लाख हमारे पास क्या हो गए टोटल एसेट्स। तो व्हाट इज द टोटल एसेट्स 12 लाख। अब 12 लाख हमारे पास टोटल एसेट्स आ गए, तो टोटल लायबिलिटी भी कितना होगा 12 लाख। अब 12 लाख टोटल लायबिलिटी है, 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी, इट विल बी 2 लाख। तो हमें क्या निकालना था, करंट लायबिलिटी निकालना था। तो क्या है हमारे पास 2 लाख। और उसके बाद डेट इक्विटी रेशो, तो वो तो आपको पता ही चल गया, डेट मतलब कितने थे, डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट था हमारे पास कितना 6 लाख और इक्विटी कितनी थी 4 लाख। तो व्हाट इज द रेशो 1.5 रेशो 1 इज अवर रेशो। तो ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जो आपके बड़े आसानी से निकल जाएंगे। सिर्फ सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद देखना है कि क्या चीज निकालनी है, क्या चीज उस चीज तक कैसे पहुंचना है। तो ये 2-3 चीजों से उस चीजों तक पहुंचा जा सकता है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यस, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो हमें दे रखा है कि नहीं दे रखा, हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना दे रखा है 4 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना है 50,000। तो व्हाट इज द रेशो, क्या रेशो होगी हमारे पास, इंटरेस्ट कवरेज रेशो विल बी 8 टाइम्स। ये रेशो टाइम्स में निकलती है, तो व्हाट इज द रेशो 8 टाइम्स हमारी क्या आ गई इंटरेस्ट कवरेज रेशो। फॉर्मूला क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। चलो तो अगली देखते हैं। अगले केस में हमारे पास क्या है कि फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो 2 केस है हमारे पास। पहला केस क्या है कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना 3 लाख, 8% डिवेंचर दे दिया और टैक्सेशन दे दिया कितना 2 लाख। देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालनी है तो सबसे क्या फॉर्मूला होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म। देखो जो ये इंटरेस्ट होगा वो लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के ऊपर ही लगेगा, शॉर्ट टर्म के ऊपर नहीं लगेगा। तो हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए और इंटरेस्ट चाहिए। तो देखो क्या चीज है हमारे पास इंटरेस्ट है, कैसे है 8% डिवेंचर दे रखे हैं, तो इंटरेस्ट कितना होगा इसके ऊपर 80,000। क्या हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, नहीं, हमारे पास है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अब इसको कैसे करना है, थोड़ा सा ध्यान से इसका एक फॉर्मूला देखना है। देखो फॉर्मूला नहीं है, एक लॉजिक है, आपको समझना है। सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी कि वो अर्निंग जो कंपनी ने बिना प्रॉफिट और बिना टैक्स से अर्न करी है। अब इसमें आप क्या माइनस करोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा। तो इंटरेस्ट माइनस कर देंगे अगर हम, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हमारे पास आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस थी, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया। देखो सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो शेयर होल्डर के पास नहीं जाएगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इंटरेस्ट जो है वो हमारा टैक्स क्या करता है, बचाता है। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉफिट जितना भी हो, आपका इंटरेस्ट क्या कम करने के बाद उसी अमाउंट के ऊपर देना पड़ेगा ना टैक्स आपको इसके ऊपर, तो आपका क्या होगा, टैक्स बचेगा। तो अब आपके पास क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब माइनस आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे आप टैक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि कितना प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये बेसिकली आपके पास एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है हमारे पास, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखो आपके पास क्या दे रखे हैं, आपके पास दे रखे हैं प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कर रखे हैं, यानी ये चीज दे दी आपको, कितना दे दिया आपको 3 लाख। अब टैक्स कितना दे दिया आपको 2 लाख। तो अगर इसको मैं, अब मेरे को क्या निकालना है, अर्निंग बिफोर टैक्स निकालना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो कितना आ गया 5 लाख। देखो 3 लाख ये माइनस हो रहा था ना, तो इधर मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा 2 लाख को, तो मेरे पास कितना आ गया 5 लाख। अब इसमें और क्या माइनस है, इंटरेस्ट माइनस है, तो इंटरेस्ट मैंने निकाल दिया, कितना था 80,000। तो व्हाट इज द ईबीआईटी 5 लाख
5,80,000 विल बी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो मैंने निकाल दिया 5,80,000 अपॉन 80,000। तो अप्रोक्सीमेटली ये जो हमारे पास रेशियो आई वो आई 7.5 टाइम्स, अप्रोक्सीमेटली इतना है, बाकी आप देख लो। चलो, तो ये तो हमारे पास केस, कौन सा केस है जिसमें आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस दे दी। अब हमारे पास है केस 2, इसमें भी आपको क्या दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 7 लाख। उसके बाद क्या दे दिए, 6% डिवेंचर, यानी कि डिवेंचर दे दिया तो डिवेंचर का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी हमें मिल गया, और टैक्स की परसेंटेज दी है। तो बहुत ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैक्स की आपको क्या दी है, परसेंटेज दी है आपको टैक्स की। तो इसको कैसे सोल्व करना है हमने, वो चीज ध्यान से देखनी है। चलो तो देखते हैं हम। देखो हमें क्या दे दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 7 लाख। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 7 लाख। अब इसमें क्या प्लस होगा टैक्स, तब जाके क्या निकलेगा, ईबीटी। लेकिन इसमें तो टैक्स कितना दे रखा है, 30% दे रखा है। यानी कि जितना भी अर्निंग बिफोर टैक्स यहां पर होगा ना, उसका 30% हमने टैक्स लगाया होगा, तब जाकर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया होगा। अब हम नॉर्मली क्या करेंगे कि ये 30% को इस 7 लाख के ऊपर लगा देंगे। यहां पर आएगा 2,10,000 और यहां पर लिख देंगे 9,10,000। लेकिन ये क्या होगा, हमारा गलत होगा, ऐसा इसको नहीं करना। अब ध्यान से देखना, ये क्यों नहीं करना है ऐसे। चलो तो देखो, सबसे पहले देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था, 7 लाख था। यानी कि ये वो टैक्स है, ये वो प्रॉफिट है जिसमें टैक्स हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कितने परसेंट माइनस कर दिया, 30% टैक्स माइनस कर दिया। मान लो अर्निंग बिफोर टैक्स आपके पास कितना था, एक्स था। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना था, ये वाला, ये कितना था, एक्स था। इसका 30%, इसी का 30% निकालोगे ना, इसका 30% तो नहीं निकालोगे। अर्निंग बिफोर टैक्स इसी का हमने 30% निकाला था, तब जाके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस किया था। तो इसका 30% निकलेगा कितना, क्योंकि ये तो हमें बाद में बताएगा निकल के हमारे पास। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना मान लिया मैंने, एक्स, और उसका 30% क्या था, टैक्स था। तब जाकर हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया, 7 लाख निकल कर आया। यानी कि एक्स माइनस 30/100 एक्स इज इक्वल टू 7 लाख। हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 30% नहीं निकालेंगे, हम अर्निंग बिफोर टैक्स का 30% निकालेंगे, जो हमें पता नहीं है। तो हमने उसको क्या मान लिया था, एक्स मान लिया था, ठीक है ना। तो अब देखो क्या होगा, यहां पर 100x माइनस 30x अपॉन 70 इज इक्वल टू 7 लाख। तो 7 लाख इंटू, सॉरी 100, यहां पर क्या आएगा 70x। तो 100x 100 मल्टीप्लाई कर देंगे और 70 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितनी आ गई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू, हमारे पास आ गई अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की वैल्यू 10 लाख। कैसे, x माइनस 30% ऑफ x, तो 100 होता चला गया, 100 माइनस 30x अपॉन 100, तो 70x अपॉन 100। तो 100 मल्टीप्लाई 70 डिवाइड, तो हमारे पास कितना आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स की वैल्यू, 10 लाख। और इसका 30% कितना होगा, 3 लाख। तब जाकर हमारे पास क्या आएगा, 7 लाख। तो अब इसमें क्या प्लस करेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना था, 6% ऑफ 5 लाख, तो कितना 30,000। तो हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया, 10,30,000। अब आंसर करना है, तो बड़े ध्यान से देखना है इस केस को। इस केस के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आती है हमें। तो अर्निंग बिफोर कितना है, 10,30,000 अपॉन 30,000, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये 34 पॉइंट समथिंग हमारे पास टाइम्स ये रेशो आ जाएगा। तो ये चीज को बहुत ध्यान से देखना है कि आपके पास डायरेक्ट टैक्स दे रखे है या टैक्स का रेट दे रखा है। और टैक्स का रेट दे रखे है तो कैसे, हम जल्दी जल्दी में इसके ऊपर लगा देते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं लगेगा टैक्स, इसके ऊपर इससे निकालकर फिर ये आंसर आया था। चलो, तो ये हमारे पास कौन सी रेशो थी, ये थी हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब हमारे पास आखिरी में ये रह गया कि इन ट्रांजेक्शन का डेट इक्विटी रेशो पे क्या इंपैक्ट पड़े। तो डेट इक्विटी रेशो क्या थी, 2:1। तो अपनी तरफ से मान लेना है कि लेट से 2 लाख और 1 लाख। देखो ये आपको कोई अमाउंट दे नहीं रखी, बट हमने अपनी तरफ से दिमाग में सोच लेना है कि एक इमेजिनरी अमाउंट थी, कितनी, 2:1। इससे आपका सारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अब आपने देखना है कि ये ट्रांजैक्शन आपके उसके ऊपर क्या इंपैक्ट डालेंगी। देखो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है कि मशीनरी इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर 5 ईयर, यानी कि मशीनरी खरीदी है। तो क्या आया, मशीनरी आई, और क्या क्या कैश कम हुआ, नहीं, लोन बढ़ गया, वो भी लॉन्ग टर्म, 5 साल के लिए खरीदी है। देखो लोन बढ़ गया, लोन मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन। डेट बढ़ गया, तो डेट बढ़ गया तो व्हाट इज द रेशियो, देखो डेट बढ़ गया। मान लो मशीनरी कितने की थी, अपनी तरफ से इमेजिनरी फिगर लेनी है 1 लाख,
व्हाट इज द रेशो 3 लाख अपॉन 1 लाख, व्हाट इज द रेशो 3:1। तो हमारी रेशो पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। तो क्या होगी हमारी इस केस के अंदर रेशो? हमारी इस केस के अंदर रेशो हो गई इंक्रीज। चलो अगले में क्या है? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट में को हमने वापस कर दिया, रीपेमेंट कर दी। तो अब इस केस में क्या होगा? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? देखो क्या होगा, 2 लाख अपॉन 1 लाख हमने इमेजिनरी फिगर ली थी, मान लो 50,000 का एक डेट था वो हमने वापस कर दिया, तो 1,50,000 अपॉन 1 लाख, क्योंकि इक्विटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब व्हाट इज द रेशो? 1.5:1, यानी कि क्या हो गई? डिक्रीज हो जाएगी। चलो उसके बाद हमारे पास क्या है? इशू ऑफ शेयर्स टू एबीसी कंपनी। हमने एबीसी कंपनी को शेयर्स इशू कर दिए। देखो शेयर्स इशू कर दी तो क्या डेट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इक्विटी पे फर्क पड़ेगा? यस। इक्विटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, बिकॉज इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए। तो मान लो ये 2 लाख अपॉन 1 लाख था, कितना था ये? 2 लाख अपॉन 1 लाख। तो अब मान लो 50,000 के शेयर इशू किए थे, तो ये 2 लाख अपॉन 1,50,000 हो गया, यानी कि व्हाट इज द रेशो? पहले रेशो थी 2:1, अब शायद कितनी थी? 1.8, यानी कि क्या हो गई? इक्विटी बढ़ने से रेशो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। चलो अगला क्या हमारे पास? प्रॉफिट इंक्रीज बाय 5 लाख। देखो प्रॉफिट बढ़ गया। अब प्रॉफिट का डेट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इक्विटी से लेना देना है। यस, बिकॉज इक्विटी क्या होती है? शेयर होल्डर फंड। अब आप सोच के देखो, शेयर होल्डर फंड में क्या होता है? इक्विटी भी होता है, प्रेफरेंस भी होता है, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस भी तो होता है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में सरप्लस बढ़ गया, तो मतलब 1 लाख था, अब ये कितना हो गया? बढ़ गया 5 लाख से बढ़ गया, यानी कि 2 लाख अपॉन 6 लाख हो गया। तो रेशो क्या होगी? कम हो गई, डिक्रीज होगी। रेशो विल बी डिक्रीज। अगला बहुत ध्यान से देखना, ये 2-3 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे हमें लगता है कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका इंपैक्ट पड़ता है। ये चीजों को ध्यान से देखें। देखो अब क्या है? इशू ऑफ बोनस शेयर। अब बोनस शेयर क्या होते हैं? कंपनी अपने शेयर होल्डर को फ्री में शेयर इशू कर देती है। फ्री में शेयर इशू हो गए तो क्या हो गया? इक्विटी बढ़ गई, इक्विटी बढ़ गई। देखो फ्री में शेयर इशू करने का मतलब क्या होता है? कंपनी उनसे कोई कैश नहीं लेती, लेकिन कंपनी शेयर तो इशू कर रही है, तो कंपनी के पास तो पैसा आना चाहिए। तो कंपनी उस पैसे को किस में से निकाल लेगी? कंपनी निकाल लेगी उस पैसे को रिजर्व में से। तो वो रिजर्व्स कंपनी के पास ही होते हैं। तो देखो नॉर्मली इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या हुआ? मान लो कि बोनस शेयर इशू किए कंपनी ने, तो बोनस शेयर इशू करे हैं, तो मान लो 2 लाख था डेट और 1 लाख क्या थी? इक्विटी। मान लो 50,000 के बोनस शेयर इशू करें, तो इक्विटी बढ़ गई 50,000 से, लेकिन 50,000, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में क्या होता है? शेयर होल्डर फंड में क्या होता है? इक्विटी भी होता है, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं, प्लस रिजर्व्स भी होते हैं। तो इक्विटी तो बढ़ गई, लेकिन रिजर्व्स तो क्या हो गए? कम हो गए। तो नेट इफेक्ट तो क्या हो गया? 0 हो गया। तो इस बोनस शेयर इशू करने से क्या हमारी रेशो के ऊपर कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। तो क्या लिख देंगे? नो चेंज। क्या लिख देंगे? नो चेंज। चलो उसके बाद हमारे पास क्या है? कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी, यानी कुछ डिबेंचर्स को हमने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। तो लेट्स से 2 लाख अपॉन 1 लाख था हमारे पास। अब इसमें से 50,000 के डिबेंचर हमने कम कर दिया और इनको 50,000 की इक्विटी बढ़ा दिया। तो क्या बना? 1,50,000 अपॉन 1,50,000। तो रेशो बढ़ गई कि कम हो गई? रेशो विल बी डिक्रीज। इंपैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? हमें लगेगा कि डिबेंचर बढ़ गए और कम हो गए तो कोई इंपैक्ट नहीं, इंपैक्ट पड़ा है। क्या होगी? रेशो डिक्रीज होगी। देखो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स राइटन ऑफ, इसको राइट ऑफ कर दिया, तो इससे रेशो पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो डिविडेंड दिया तो डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। डेट कितना था? 2 लाख। अब इक्विटी पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। अब ध्यान से देखो इक्विटी के अंदर क्या होता है। देखो इक्विटी शेयर होल्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेफरेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा तो इसमें हम अपनी इक्विटी नहीं बढ़ाएंगे। जो डिविडेंड डिक्लेयर करोगे ना, या जो आप डिस्काउंट राइट ऑफ करोगे, उसको ना हम रिजर्व के पैसे से राइट ऑफ करते हैं, या प्रॉफिट के बेस जो प्रॉफिट होता है उसमें से कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है। तो रिजर्व्स बढ़ेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे। तो मान तो हमारा जो शेयर होल्डर फंड होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो 2 लाख अपॉन 50,000, तो रेशो क्या होगी? 4:1, यानी कि इस केस में रेशो क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, या एक डिस्काउंट दिया था आपने शेयर को इशू करने पे, उसको खत्म कर दिया। तो ये जो हमारे डिस्काउंट होते हैं और जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं ना, ये अपने रिजर्व्स में से करते हैं, बिकॉज कंपनी डिस्काउंट को रिजर्व में से निकालेगी और डिविडेंड को प्रॉफिट से निकालेगी। रिजर्व्स क्या होंगे? कम होंगे। तो रिजर्व कम होंगे मतलब शेयर होल्डर फंड कम, और रेशो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
तो दैट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑन डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट इक्विटी देख सकते हो आप, प्रॉफिट एंड अपना टोटल एसेट टू डेट रेशियो देख सकते हो, प्रोप्राइटरी रेशियो देख सकते हो। इन सब के ऊपर सेम ही इंपैक्ट पड़ेगा, बस आपको पता होना चाहिए डेट में क्या आएगा, इक्विटी में क्या आएगा, टोटल एसेट्स में क्या आएगा। थैंक यू।